नमस्कार दोस्तों हम सभी इस बात को जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर कोरोना के चलते लॉकडाउन है और लॉकडाउन का प्रभाव जो सर्वाधिक किसी चीज पर पड़ेगा तो वो होगा दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर। नमस्कार दोस्तों हम इस बात को जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते पूरी दुनिया बंद है, लोग अपने घरों में है। लॉकडाउन है कोरोना की वजह से और इसके चलते जो सबसे अधिक प्रभाव किसी चीज पे पड़ेगा तो वो पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर। भारत ही नहीं बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में चली जाएगी और ऐसे में अगर हम कृषि व्यवस्था की बात करें तो मंदी से बचाव का एक बेहतर विकल्प हो सकता है। हालांकि कोरोना वायरस के जो रोकथाम के प्रसार के रोकथाम के लिए जो प्रयास हैं, उन जो हमारे पास उपलब्ध व्यवस्थाएं हैं, उन उपलब्ध व्यवस्थाओं में लॉकडाउन सर्वोत्तम है। परंतु यह भी सत्य है कि लॉकडाउन के चलते जो सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं वो रुक गई हैं और परिणाम स्वरूप अब यह आशंका बलवती हो गई है कि भारत सहित विश्व के लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं मंदी की ओर बढ़ रही हैं। जहां एक और लगभग विश्व के सभी देश कोरोना वायरस से बचाव संबंधी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, दूसरी ओर अब इन देशों के समक्ष अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाने के लिए दोहरी चुनौती है। ऐसे में प्रत्येक देश अपने स्तर पर अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाने के लिए प्रयासरत है। भारत के लिए विशेषज्ञों ने अर्थव्यवस्था में आई मंदी का मुकाबला करने के लिए कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के साथ इसके आधुनिकीकरण की वकालत की है। ध्यातव्य है कि भारत में मंदी की यह स्थिति अधिक चिंताजनक है क्योंकि पूर्व में ही राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2019-20 की अंतिम तिमाही में घटकर 4.5% पर आ गई थी, जो स्पष्ट रूप से मंदी का संकेत दे रही थी। अब हम जो आज बात कर रहे हैं इसमें आर्थिक मंदी के प्रमुख संकेतकों के साथ भारत की मौजूदा कृषि स्थिति व उससे संबंधित चुनौतियों का हम विमर्श करेंगे कि इस ऐसी स्थिति में जो मंदी के प्रभाव को सीमित करने वाले संभावित विकल्प हैं वो कौन से हैं, उनका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आर्थिक मंदी की बात की जाए कि आर्थिक मंदी से तात्पर्य क्या है, आर्थिक मंदी क्या होता है, तो सामान्य शब्दों में आर्थिक मंदी से तात्पर्य उस स्थिति से है जब अर्थव्यवस्था में लगातार 2 तिमाही में अधिक आर्थिक वृद्धि की दर नकारात्मक हो और उसी मंदी की हम लोग संज्ञा देते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति की मांग आ जाती है जब मुद्रास्फीति में गिरावट आ जाती है, साथ ही रोजगार में कमी आती है और बेरोजगारी की वृद्धि होती है। आर्थिक मंदी के जो प्रमुख संकेतक हैं उनमें से उपभोग की कमी सबसे पहला संकेत है। आर्थिक मंदी का एक बड़ा संकेत यह है कि लोग खपत यानी उपभोग कम कर देते हैं। इस दौरान बिस्कुट, तेल, साबुन, कपड़ा, धातु जैसी सामान्य चीजों के साथ साथ घरों और वाहनों की बिक्री घट जाती है। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट भी इसका दूसरा बड़ा कारण होता है, प्रभाव होता है, संकेत होता है, जिसके चलते हम ये मान सकते हैं कि मंदी का दौर आ रहा है। अगर अर्थव्यवस्था में यदि उद्योग का पहिया रुकेगा तो नए उत्पाद नहीं बनेंगे। इससे निजी क्षेत्र की बड़ी भूमिका होती है। मंदी के दौर में उद्योगों का उत्पादन कम हो जाता है, औद्योगिक मिलों और फैक्ट्रियों में ताले लग जाते हैं क्योंकि बाजार की मांग घट जाती है, साथ ही साथ बेरोजगारी दर में वृद्धि होती है। अर्थव्यवस्था में मंदी आने पर रोजगार के अवसर घट जाते हैं, उत्पादन न हो पाने की वजह से उद्योग बंद हो जाते हैं, ढुलाई नहीं होती, बिक्री ठप हो जाती है। इसके चलते कंपनियां कर्मचारियों की छटनी करने लगती हैं, परिणाम स्वरूप बेरोजगारी दर में वृद्धि हो जाती है। बचत और निवेश में कमी आती है। मंदी के दौर में निवेश कम हो जाता है क्योंकि लोगों की आमदनी सीमित हो जाती है। इस स्थिति में उनकी क्रय करने की क्षमता घट जाती है और बचत भी कम कर पाते हैं, जिससे बाजार में तरलता घट जाती है। शेयर बाजार में गिरावट आती है। शेयर बाजार में उन कंपनियों के शेयर बढ़ते हैं जिनकी कमाई और मुनाफा बढ़ रहा होता है। यदि कंपनियों के मुनाफों का अनुमान लगातार कम हो रहा हो, वे उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही हैं, तो इसे भी आर्थिक मंदी के रूप में देखा जा सकता है। भारत में कृषि की जो मौजूदा स्थिति है, अगर हम उसकी बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अन्य क्षेत्रों की तुलना में रोजगार अवसरों के लिए कृषि क्षेत्र पर अधिक निर्भर है। आंकड़ों के मुताबिक देश में चालू कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों का हिस्सा 2014-15 के 18.2% से गिरकर वर्ष 2019-20 में 16.5% हो गया, जिसे विकास प्रक्रिया का स्वाभाविक परिणाम माना जा सकता है। देश के लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए पशुधन आय का दूसरा महत्वपूर्ण साधन है। किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। बीते 5 वर्षों के दौरान पशुधन क्षेत्र में 7.9% की औसत जो वार्षिक वृद्धि है वो हुई है। कृषि उत्पादों के वैश्विक व्यापार में भारत अग्रणी स्थान पर है।
किंतु विश्व कृषि व्यापार में भारत का योगदान मात्र 2.15% है। भारतीय कृषि निर्यात के मुख्य जो भागीदार हैं उनमें अमेरिका है, सऊदी अरब है, ईरान, नेपाल और बांग्लादेश शामिल है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1991 में आर्थिक शुरुआत उल्लेखनीय है कि वर्ष 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत से ही भारत कृषि उत्पादों के निर्यात को निरंतर बनाए हुए है। दोस्तों, कृषि क्षेत्र के समक्ष जो चुनौतियां आती हैं वो चुनौतियां कौन सी हैं? पूर्व में कृषि क्षेत्र से संबंधित भारत की रणनीति मुख्य रूप से कृषि उत्पाद बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित रही, जिसके कारण किसानों की आय में बढ़ोतरी करने पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। विगत 50 वर्षों के दौरान हरित क्रांति को अपनाए जाने के बाद भारत का खाद्य उत्पादन 3.7 गुना बढ़ा है, जबकि जनसंख्या 2.55 गुना वृद्धि हुई है, किंतु किसानों की आय वृद्धि संबंधी आंकड़े अभी भी निराशाजनक है। लगातार बढ़ते जनसंख्या के दबाव, कृषि के प्रचंड रोजगार और वैकल्पिक उपयोगों के लिए कृषि भूमि के रूपांतरण जैसे कारणों से औसत भूमि जो हमारी लैंड होल्डिंग है उसमें भारी कमी देखी गई है। आंकड़ों के अनुसार 1970-71 में औसत भूमि धारण 2.28 हेक्टेयर था, जो वर्ष 1980-81 में घटकर 1.82 हेक्टेयर और वर्ष 1995-96 में 1.50 हेक्टेयर हो गया। उच्च फसल पैदावार करने के लिए कृषि उत्पादन में निरंतर वृद्धि के लिए बीज एक महत्वपूर्ण और बुनियादी कारक है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन करना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है उन बीजों का वितरण करना, किंतु दुर्भाग्यवश देश के अधिकतर किसानों तक जो उच्च गुणवत्ता वाले बीज हैं वो पहुंच ही नहीं पाते। स्वतंत्रता के 70 वर्षों बाद भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विपणन जो व्यवस्था है वो गंभीर स्थिति में है। यथोचित विपणन सुविधाओं के अभाव में किसानों को अपने खेत की उपज को बेचने के लिए स्थानीय व्यापारी और मध्यस्थों पर निर्भर रहना पड़ता है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए हुए लॉकडाउन के कारण वर्तमान में कृषि गतिविधियां भी पूर्णतः ठप हो गई हैं। हालांकि लॉकडाउन 2.0 में 20 अप्रैल के बाद उनमें कुछ ढील देने की बात कही गई है। खेतों में खड़ी फसल को काटने के लिए मजदूरों का अभाव है, जिससे किसान फसलों को कटवाने में असमर्थ है। यदि किसी प्रकार फसल कट गई तो परिवहन के साधन न होने के कारण वह मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। आर्थिक मंदी को दूर करने में कृषि क्षेत्र की एक बड़ी भूमिका हो सकती है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। भारत में लगभग 55% लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि व्यवसाय से संबंधित गतिविधियां ही हैं। ऐसे में यदि सरकार के द्वारा लॉकडाउन के दौरान कृषि संबंधी गतिविधियों को छूट प्रदान की जाती है तो कृषि क्षेत्र से संबंधित लोगों के समक्ष रोजगार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। कृषि संबंधित गतिविधियों के प्रारंभ होने से कच्चे उत्पादों पर निर्भर उद्योगों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए प्रारंभ किया जा सकता है, ताकि सीमित मात्रा में ही सही उत्पादन किया जा सके। दुग्ध उत्पादन और पशुपालन से कृषि की 1/3 आय होती है। पशुओं के आहार और दवाइयों का उत्पादन करने वाले उद्योगों को भी निर्बाध रूप से चलाना होगा, इससे डेयरी उद्योग का संचालन संभव हो सकेगा। उन कृषि उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहन देना चाहिए जिन्हें हम अन्य देशों से निर्यात कर सकते हैं। कृषि उत्पादों को उत्पादन बढ़ाने के साथ ही उनसे संबंधित कंपनियां भी व्यापारिक गतिविधियां प्रारंभ कर सकती हैं, जिससे शेयर मार्केट में गिरावट की जो कमी है वो उसकी दर में कमी आ जाएगी। कृषि उत्पादों से संबंधित उद्योगों के संचालन के लिए कई लोगों को रोजगार प्राप्त होते हैं, जिससे बचत और निवेश की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जा सकती है। फसलों का भुगतान अधिक से अधिक डिजिटल माध्यम से किया जाए, ताकि किसानों को उनकी उपज का मूल्य शीघ्र प्राप्त हो सके, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर किया जा सके। कृषि समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है ऐसे में, और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन करता है, खासकर जब अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन न कर रही हो। पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्र के योगदान को देखते हुए आवश्यकता है कि इन क्षेत्रों में सरकारी व निजी निवेशों में वृद्धि की जाए। निवेश में वृद्धि के साथ ही उत्पादन में भी वृद्धि संभावित है। इसे निष्कर्ष निकलता है कि निश्चित ही वैश्विक लॉकडाउन के कारण मंदी की स्थिति और गंभीर हो गई है, परंतु समन्वित प्रयासों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्वस्त होने से बचाया जा सकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बल पर हम आर्थिक मंदी का बेहतर ढंग से मुकाबला कर सकते हैं। पीएम किसान योजना के द्वारा किसानों को मुद्रा का हस्तांतरण कृषि गतिविधियों में जान फूंक सकता है।